मैं वो अभी मोबाइल पे ऑन है। बहन जी, हाँ जी। आपकी आवाज़ पूरा देश सुन रहा है। आप बताइए कि आप लोगों के साथ क्या बीता है। बच्चे को बहुत कठिन परिश्रम करके हम बच्चे को तैयार करके यहाँ तक बच्चे को लाई है जी। हमारे कोई सहारा नहीं है। आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे आत्महत्या करने जा रहे थे तो अभी बच्चे को मैं घर में बंद करके मैं 4 दिन से घर में पैक हूँ। मैं एक सिलाई सेंटर खोल के 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चे को इतना तक लाई थी, लेकिन वो सब को चूर कर दी है मोदी सरकार ने। जी बहन जी, आपकी आवाज़ पूरा देश सुन रहा है बहन। हम सैनिक हैं, हम बहुत भावुक लोग हैं। मैं भी रो रहा हूँ आपकी बात सुन करके। दीजिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ गीता की कि मैं इस पार्टी को बैन कर दूंगा। हमें नेता नहीं बनना, कोई शौक नहीं मुझे नेता बनने का। भगवान ने दाल रोटी दे रखी है, लेकिन उन देश के बच्चों को पेट पर लात मत मारिए मोदी साहब। भगवान कभी माफ नहीं करेगा आपको, मेरी इतनी विनती है। आज कहाँ गया, हम 35 साल देश के, हम लगभग 35 साल पहले इस देश की सीमाओं पर गए। 25 साल 30 साल हम सीमाओं पर गोलियां खाते रहे, और यहाँ पर देश के नेताओं ने आज इस देश को खंडित कर दिया, खंड खंड में बांट दिया साहब। आज मेरा देश बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। हम फौजी हैं, इस देश की नफरतों को जो लगा रहे हैं उसको हम कदापि नहीं लगाने देंगे। हम संकल्प लेते हैं आज, हमें मार देना, लेकिन इस देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नेताओं कहते हैं सैनिक जो देश के लिए कुर्बानी देता हो, अरे एक सूरमा हो, एक सीमाओं का बहादुर हो, आप उसको सिक्योरिटी गार्ड बना के खड़ा करेंगे हैं? अरे हम देते हैं बीजेपी वालों को 2 लाख पर मंथ, हम देते हैं। आओ, कितने गार्ड आओगे? प्रधानमंत्री को रखेंगे? बिल्कुल रखना चाहते हैं साहब। अमित शाह को रखेंगे? 100% आए तो सही। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। अग्निपथ पर लगातार जो है सरकार के तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 24 तारीख को जो है फर्स्ट बहाली की जाएगी। देश भर के युवा जो है इसमें हिस्सा लेंगे, यह नहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल इस समय हमारे पास तमाम आर्मी के रिटायर्ड फोर्स के जवान मौजूद हैं। वीर सिंह साहब मौजूद हैं। तो सर, क्या लग रहा है उस विषय पे जो लगातार सरकारें अपनी दलीलें दे रहे हैं, तमाम अधिकारी भी कह रहे हैं कि इस तरीके से फर्स्ट रिक्रूटमेंट होंगे, देश हित की बात लगातार वो कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, देखिए पूरे देश में एक एक बच्चा परेशान है, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये हालत है। गरीब जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से कहीं से ब्याज पे बट्टे पे लेकर के, और उनको लाख लाख रुपए देके कहीं कोचिंग करवाई है, कहीं उनका लालन पोषण किया है, कहीं उनको रूम रेंट पे लेकर के शहरों में जाकर उनको कोचिंग के लिए भेजा है। बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ा, मेरे पास पूरे देश से लाखों फ़ोन आ रहे हैं। उस पीड़ा को मैं समझ पा रहा हूँ जो मैं सुन रहा हूँ उनकी। मेरे फ़ोन पे अभी एक बिहार से है हमारी बहन, पता नहीं उसके बेटे ने एयरफोर्स की कोई जॉब देखी थी। मैं वो अभी मोबाइल पे ऑन है। बहन जी, हाँ जी। आपकी आवाज़ पूरा देश सुन रहा है। आप बताइए कि आप लोगों के साथ क्या बीता है। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। मेरे पास कुछ भी उम्मीद नहीं है। इतना कर्ज लेके अपने बाल बच्चे को शहर में रूम किराए पर लेके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में निकल गई हैं। जी। ठीक सर, उसके बाद हम बच्चे को बहुत कठिन परिश्रम करके हम बच्चे को तैयार करके यहाँ तक बच्चे को लाई है जी। हमारे कोई सहारा नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चे रिटेन और फिजिकल मेडिकल हर कुछ पास करके मेरे बच्चे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद अब मोदी सरकार ने अगर इसको कैंसिल कर दिए तो सर हम लोग के ऊपर अभी क्या बीत रहा है हम ही लोग जान रहे हैं सर। आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे आत्महत्या करने जा रहे थे तो अभी बच्चे को मैं घर में बंद करके मैं 4 दिन से घर में पैक हूँ। मैं एक सिलाई सेंटर खोल के 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चे को इतना तक लाई थी, लेकिन वो सब को चूर कर दी है मोदी सरकार ने। जी बहन जी, आपकी आवाज़ पूरा देश सुन रहा है बहन। हम सैनिक हैं, हम बहुत भावुक लोग हैं। मैं भी रो रहा हूँ आपकी बात सुन करके। पूरा देश रोएगा इस बात को सुन के बहन। बहुत सारे लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, और जिस प्रकार से ये फैसले को मैं विनती करता हूँ मोदी साहब आपसे, जो बच्चे कम से कम जिन्होंने जो 2 साल पहले एग्ज़ाम दे दिया, रिटर्न क्वालिफाई कर लिया या फिजिकल कर लिया, अरे कम से कम तर्स करिए मोदी साहब। उनके पेट पर लात मत मारो।
ये भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, इनकी आत्माओं का आपको पाप लगेगा। मेरी विनती है मोदी साहब, ये मौका आपको मिला है देश के बच्चों के लिए, एक बार सुनिए। मैं आपसे विनती कर सकता हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं, मैं तो एक सिंपल फौजी हूँ, मैं आपसे लड़ थोड़ी सकता हूँ, मेरी क्या ताकत है, मैं तो सिंपल सा एक फौजी भाई हूँ, किसी गरीब किसान का बेटा है। मेरी विनती है, इन बच्चों के पेट पर लात मत मारिए, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हम लोगों ने एक पार्टी बनाई है, जनता ब्रिगेड पार्टी, हमें कोई शौक नहीं है नेता बनने का। मैं आज ऐलान करता हूँ, यदि आप इन बच्चों का भविष्य है, आप इनको वापस दे दीजिए, और जैसे देश में सेना का चल रहा था आप कर दीजिए। मैं आज ही उस पार्टी को छोड़ के बंद करके ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगा, ज़िंदगी भर मैं बीजेपी के साथ रहूँगा। मेरा कोई द्वेष नहीं है आपसे, कोई बीजेपी से कोई द्वेष नहीं मेरा, लेकिन मेरी विनती है इन बच्चों को भविष्य को मत बर्बाद करिए। मेरी प्रार्थना है आपसे, सुन लीजिए। आप जो आपको टीओडी लेके आनी लेके आ जाइए, हम उसका भी विरोध नहीं करते, छोड़ देते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने 2 साल 2.5 साल से 3 साल से उस उम्मीद के ऊपर ना तो पढ़ाई किया, सिर्फ उनके टेस्ट वेस्ट, किसी का कुछ बचा था, किसी का कुछ बचा था, आप उनको ये मौका दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ गीता की कि मैं इस पार्टी को बैन कर दूंगा। हमें नेता नहीं बनना, कोई शौक नहीं मुझे नेता बनने का, भगवान ने दाल रोटी दे रखी है, लेकिन उन देश के बच्चों को पेट पर लात मत मारिए मोदी साहब, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा आपको, मेरी इतनी विनती है। और आपको टीओडी लेके आइए, लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, आप टीओडी वाली जो स्कीम लेके आ रहे हैं उसको 5 साल कर दीजिए, उसको 5 साल कर दीजिए। जिस प्रकार से हमारे नेता 5 साल, वो तो समाज सेवा के बाद भी आप पेंशन ले रहे हैं, तो कम से कम 5 साल वो तो सर्विस करके आएंगे, सर्विस के बाद में उनको कम से कम आप उनको पेंशन दे दीजिए। अरे मत दीजिए 1.5 लाख दीजिए, मत आप अपनी जितनी मत दीजिए, आप उनको 10,000 तो कम से कम एक ऐसा दे दीजिए। और तीसरी बात कि उनको कम से कम मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए, ताकि अगर उनके परिवार में किसी को कोई दुख तकलीफ हो जाए, कुछ भी उनको बीमारी हो जाए, कम से कम अपने पेरेंट्स की, अपने बेटे की वो है कम से कम इलाज तो करवा लें। तो 11,70,000 को बड़ा अच्छा अमाउंट बता रहे हैं बहुत सारे मेरे अधिकारी, मुझे तो बड़ा दुख होता है। मैं तो उन अधिकारियों से भी विनती करता हूं कि आप भी अपनी नौकरी को 4 साल कर लीजिए आप 4 साल, इतनी अच्छी अगर ये नौकरी है। लड़ाई अकेला जवान थोड़ी लड़ता है, लड़ाई तो मेरा अधिकारी भी लड़ता है, लड़ता ही नहीं लड़ता। तो फिर आप बूढ़े क्यों, आप बूढ़ों से कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? आप भी जवान होनी चाहिए, आप भी 4 साल के बाद में आ जाइए घर। आप लोगों को देखो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जनरल वीके सिंह साहब ने 6 महीने और नौकरी बढ़ाने के लिए मतलब कोर्ट में चला गया, इतने बड़े बड़े उन्होंने किए, पूरे देश में ड्रामा किया। मतलब आप लोग 6 महीने के लिए मरे, 60 साल में आपका पेट नहीं भरा, तो आप इन जवानों को 4 साल में इसको आप संतुष्ट बता रहे हो। मेरी विनती है, देखिए मेरा किसी पार्टी से किसी से को मेरा विरोध नहीं है। व्यवस्था तो अगर आप लोगों ने खराब करी है, तभी हम लोगों ने सैनिकों ने ये संकल्प लिया कि इसको बदलना चाहिए। देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरा देश में नदियाँ बहती पैसे की, लेकिन नदियाँ बह करके नेताओं के घरों में जाती है। ठीक है, उन जवानों को 5 साल नौकरी इन नेताओं की तर्ज पे उनको पेंशन दे दीजिए और उनको मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए, कैंटीन फैसिलिटी मत दीजिए। ठीक है, मेरी विनती है पूरे देश से। मैं खूब कड़वा बोला हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं भी एक शालीन व्यक्ति हूँ, मेरे मन में भी दर्द है, मैं मैच्योर्ड हूँ और गंभीर भी हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी के खिलाफ कोई अपशब्द बोलने से मुझे कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन कई बार क्या है तो फौजी हैं, अगर कोई आवेश में मैंने कोई ऐसा शब्द बोल भी दिया हो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी के सम्मान के खिलाफ नहीं बोल सकता, नहीं बोलता मैं। लेकिन क्या होता है, अगर फौजी आदमी आवेश में नहीं आ गया तो देश आवेश में देश की अपनी जान कैसे देगा, कुर्बान करेगा? आवेश में आकर के ही देश काम बचाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि साथी खड़े हैं और हमारे कुछ उनसे भी विचार लीजिए। तो सर क्या लग रहा है, जिस तरीके से बिहार में आगजनी का दौर चल रहा है, हर जगह तमाम जगह देखने को मिल रहा है, सुसाइड कर रहे हैं हरियाणा बिहार के लोग, यूपी के लोग सुसाइड बहुत सारे छात्र कर रहे हैं, मैं कैसे देख रहे हैं उसको? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर एक चीज़ बता देता हूँ। 26 तारीख को दिल्ली के अंदर 26 तारीख को दिल्ली के अंदर यहाँ पर तपस्वी आदर्श परिवार, यहाँ पर हमारी एक छोटा सा ग्राउंड हमारे पास में, हमें किसी सरकारी ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरे देश के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को विनती करता हूं, एक महापंचायत हम बुला रहे हैं, उन बच्चों की महापंचायत। पूरे देश से मेरी विनती है, जो आदमी इन बच्चों से संपत्ति रखता है वो भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ही आए। उन बाकी पूरे देश के जो भाई जिनको ये है, मैं किसानों को भी आह्वान करता हूँ, किसानों की लड़ाई में हम सैनिकों ने इसी वर्दी में गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, राकेश टिकैत जी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके जब आप लोगों को खालिस्तानी पाकिस्तानी के शब्दों से नवाज रहे थे, तब हम लोगों ने आपका साथ दिया है। ये लड़ाई जो है सैनिकों की लड़ाई है,
सेना से जुड़ी हुई लड़ाई है। जब आपके किसानों की लड़ाई था, हम आपके साथ थे। इस लड़ाई में मेरी विनती है, आप अच्छे नेता हैं, आपके पास अच्छी फैन फॉलोइंग है, आप इस लड़ाई में इन फौजी भाइयों का साथ दीजिए। जिस प्रकार से तथ्यपूर्ण बात हम कर सकते हैं आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास ज्ञान है, सारी चीज़ें, लेकिन इस सेना का मुद्दा है। मैं किसान नेताओं को, सारे देश के जितने किसान नेता हैं, वाकई अगर आप, क्योंकि ये बच्चे किसानों के ही हैं, आपके बच्चे हैं, किसी धन्ना सेठ के बेटे नहीं हैं, आपके बच्चों के जो लड़ाई है, मैं भी किसान हूँ। अगर ये सैनिक लड़ रहे हैं तो मेरी विनती है, नेता आप ही बने रहें। जिस प्रकार से लीड आप कर रहे थे, यहाँ पर इस फील्ड में हमें मौका दीजिए और हम यकीन दिलाते हैं आप हमारे भाई हैं, बड़े हैं, आप लोग ही आगे रहिए। हमें नेता बनने की कदापि जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी विनती है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूँ। 26 तारीख को यहाँ पर महापंचायत रखी है और बहुत लाखों लाख में यहाँ पर पूरी हमारे देश के बच्चे आ रहे हैं। मैं विनती करता हूँ, एक बहुत बड़ा ऐलान होगा, मैं अभी से नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा ऐलान होगा, इस देश में भूचाल आ जाएगा, वो ऐलान हम करने जा रहे हैं 26 तारीख को। एक इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी, तो मैं विनती करता हूं आप 26 तारीख को बिना किसी, और मैं बिहार की जैसे आपने बात करी, मैं पूरे देश के बच्चों से विनती करता हूं, सेना का एक डिसिप्लिन होता है। सेना के लोग कभी भी गुंडा हुड़दंग ये सब कभी नहीं होता सेना में। मेरी उन सभी बच्चों से विनती है, कोई भी गलत काम नहीं करना है आपने, कोई पत्थरबाजी नहीं करनी है, कहीं आग नहीं लगानी है, क्योंकि वो संपत्ति हमारी है, वो संपत्ति देश की लोगों की है। देश के लोग टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स के पैसे से वो सारी चीज़ें बनती हैं। गलत काम नहीं करना, वो हमारा नुकसान है, किसी नेता का कोई नुकसान नहीं होगा उन चीज़ों से। वो तो चाहते हैं कि ये लोग करें, ये लोग चाहते हैं इस नेता लोग ये बच्चे हुड़दंग करें, आग लगाएं, उनको तो मज़ा आता है। लेकिन मैं विनती करता हूँ आप लोग आएँ, यहाँ पर शालीनता के साथ में महापंचायत होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा और जो निष्कर्ष होगा वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलेगा। साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग हम पर विश्वास करिए, हम आपको बच्चों को वो न्याय दिलाएंगे। भगवान ने जब तक हमारे खून में आखिरी खतरा है हम लड़ते रहेंगे। और मुझे भी खतरा है, मुझे भी खतरा, कुछ लोगों की धमकियाँ आ रही हैं, लेकिन मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। आज मेरे पास एक फौजी का, रिटायर्ड का, मुझे बहुत शर्म लगती है, एक रिटायर्ड फौजी का फ़ोन आता है, नहीं कहने में कोई गुरेज नहीं है, धमकियाँ दे रहा है। वो उसने क्या कहा, देखिए अगर फौज में भी इस प्रकार की बात कहेंगे तो दुर्भाग्य की बात है। सेना में जात धर्म नहीं होता साहब। क्या बोला उन्होंने? उसने क्या बोला कि ये बच्चे आकर के स्पेशल जो ये पत्थरबाज हैं, कुछ स्पेशल तबके के लिए तैयार ट्रेनिंग दे करके यहाँ पर बुलाया जा रहा है। मतलब ये प्लानिंग, अगर इस प्रकार की बात, मुझे तो शर्म आती है कि ऐसे सैनिक जो सेना में नौकरी करके आगे, अरे एक सैनिक आदमी होकर के अगर हिंदू मुस्लिम में अगर बात करेगा तो आप सैनिक हो ही नहीं। आप पता नहीं कैसी नौकरी करके आगे। सेना में सिर्फ देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, यही हमें सिखाया जाता है। हमें जात धर्म में बंटना नहीं सिखाती हमें सेना में राष्ट्र धर्म सिखाया जाता है। और आप रिटायरमेंट होने के बाद में आप अंधभक्त हो चुके हो, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो। कैसे सैनिक हो मेरे भाइयों? आज हमें संकल्प लेना होगा, इस देश के अंदर जो भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, जो पहले के हम 35 साल में 85 में भर्ती हुआ था, 86 में भर्ती होने से पहले समाज के अंदर भाईचारा होता था, प्यार मोहब्बत होती थी, एक दूसरे के सुख दुख में लोग शरीक होते थे, एक दूसरे को सहायता करते थे। आज कहाँ गया? हम 35 साल देश के, हम लगभग 35 साल पहले इस देश की सीमाओं पर गए, 25 साल 30 साल हम सीमाओं पर गोलियां खाते रहे। और यहाँ पर देश के नेताओं ने आज इस देश को खंडित कर दिया, खंड खंड में बांट दिया। साहब आज मेरा देश बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। बड़े पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ता है, 1 साल पहले दिल्ली में दंगे होते हैं, सैकड़ों हिंदू भाई मारे जाते हैं, सैकड़ों मुसलमान भाई मारे जाते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ इन गद्दारों से, इन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने चिंगारी दिखा दी, सैकड़ों माओं के लाल गए। अरे उस माँ से पूछिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसका लाल गया हो। अरे उस बहन से पूछिए जिसका भाई गया हो, और उस पत्नी से पूछिए जिसका पति गया हो। उसका दिल पर जाके पूछिए क्या बीती, उस घर का चिराग बुझा दिया। चिंगारी दिखाने वाले आप लोग हैं। हम फौजी हैं, इस देश की नफरतों को जो लगा रहे हैं उसको हम कदापि नहीं लगाने देंगे। हम संकल्प लेते हैं आज, हमें मार देना, लेकिन इस देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नेताओं कहते हम सेना एक ही है, भारतीय सेना एक ही है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है इन नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के कारण तरह तरह की सेनाएं बना के खड़ी कर दी। कहीं करणी सेना, कहीं भीम सेना, कहीं शिव सेना, कहीं परशुराम सेना, कहीं जाट सेना, कहीं यादव सेना, कहीं मुसलमान सेना। अरे कितनी सेनाएं बनाओगे, कितना देश को तोड़ोगे? श्राप लगेगा इस देश को तोड़ने वालों। मैं विनती करता हूँ, हम सैनिक हैं। सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है और सामने दुश्मन की गोली होती है, मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है। वतन क्या है? ये मिट्टी, बंगले, पहाड़, ये वतन नहीं है साहब।
अरे वतन तो यहाँ की मेरी प्यारी प्यारी आवाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मेरा प्यारा वतन है। तो मेरी इतनी विनती है साथियों, इस वतन को आग लगाने वालों को, हमें सबको मिल करके जो एक मानवतावादी है। मैं एक छोटी सी मेरी बात माइंड में आ गई, बोल देता हूँ, थोड़ा लंबा भी हो रहा है। हल्द्वानी में थे हम साहब, हल्द्वानी में एक हमारे ब्राह्मण तबका था, उन्होंने तख्तियाँ ले रखी और एक आंदोलन कर रहे, उसमें लिखा हुआ था जो ब्राह्मण की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मेरे से नहीं रुका गया, मुझसे नहीं रुका गया, क्योंकि मैं तो मानवतावादी हूँ। मैंने उनको कहा, उनके जो अध्यक्ष को मैंने बुलाया, पंडित जी महाराज आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अगर इस तख्ती के ऊपर लिखा होता पंडित जी, जो मानवता की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। बताइए, इतनी मानसिकता हमारी गिर चुकी है, हम खंड खंड में बांट दिए। तो मेरी विनती है इस देश को, इस माँ भारती को किसी गुंडे नेताओं की नज़र लग रही है, उसको हम भगवान हमारा बचाए। हम ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें वो ताकत देना, हमें वो शक्ति देना कि हम ऐसी आतताई ताकतों से हम लड़ें, और हमें इनसे हमें कोई नहीं है। ये देश को अच्छा चलाना हमें क्या दिक्कत है। हम आज यहीं पर मैं ऐलान करता हूँ, अगर ये देश को ठीक चलाते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हैं, हर गरीब को न्याय देते हैं, हर पिछड़े को न्याय देते हैं, हम आज यहीं पर मैं अपनी माँ भारती की सौगंध खाता हूँ, हमें पार्टी बैन कर देंगे। हमें क्या जरूरत है नेता बनने की। अरे सैनिक तो देश के लिए वैसे ही जीता मरता है। और आज मुझे एक चीज़ और कहता हूँ, कल ही मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या बोला कि जो टीओडी वाले सैनिक रिटायर्ड होके आएंगे, हम उनको अपने कार्यालय, बीजेपी कार्यालयों पर हम उसको गार्ड की ड्यूटी दे देंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं उन सैनिकों से भी विनती करता हूं जो बीजेपी के जो अंधभक्त बने हुए हैं। साथियों, आप लोगों की औकात सिर्फ जो है, हम फौजियों की औकात सिर्फ बीजेपी की कार्यालयों पर गार्ड की ड्यूटी देने की है सिर्फ, ये हमें उस एंगल से देखते हैं। और आप लोग बीजेपी, मेरी विनती साहब, मैं बीजेपी का दुश्मन नहीं हूँ, आप इनकी मानसिकता को देखिए। एक सैनिक जो देश के लिए कुर्बानी देता हो, और एक सूरमा हो, जो एक सीमाओं का बहादुर हो, आप उसको सिक्योरिटी गार्ड बना के खड़ा करेंगे हैं? अरे हम देते हैं बीजेपी वालों को 2 लाख पर मंथ हम देते हैं, आओ कितने गार्ड आओगे, आइए हम देश के सैनिक, जो क्रांतिकारी सैनिक हैं, हम आपने कुछ भी जमीन बेच कर आपको गार्ड पर रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को रखेंगे? बिल्कुल रखना चाहते हैं साहब। अमित शाह को रखेंगे? 100% आए तो सही, हमें चाहे अपने आप को गिरवी रखना पड़े, हम अपने आप को गिरवी रख देंगे, लेकिन इनको हम रखने की हैसियत रखते हैं साहब। नहीं पैसा होगा, हम देश के लोगों से अपील करेंगे, हम देश के लोगों से अपील करते हैं कि आप इसमें साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि फौजी हैं सच्ची आत्मा से देश के लिए कुछ करने आए हैं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री तो पहले से ही चौकीदार है ना। ये सब बनावटी चीजें साहब, ये सिर्फ जनता को बहकाने वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश को सिर्फ मूर्ख बनाने में ये लोग शातिर हैं, हम लोग फौजी लोग, हम शातिर नहीं हैं। मैं तो इतनी विनती करता हूँ, हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और इस देश को जो है एक सही मायने में सही मार्गदर्शक मिले, अच्छे लोग आए, इस देश को टूटने नहीं देने वाले लोग चाहिए, बस और कुछ नहीं है।